हेलो दोस्तों, हमने प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह का जो 3 सीरीज है उसको हम लोगों ने देख लिया है। आज दोस्तों हम लोग इसका चौथा सीरीज देखेंगे। अगर चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह दोस्तों अधिकांश सवाल दोस्तों इसी प्रतियोगिता दर्पण से आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि चाल चालकोलिथिक युग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है दोस्तों, तो वह है दोस्तों आपको ताम्रपाषाण युग। अगला कह रहा है सवाल, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो इसका संवाद दोस्तों यह मिलता है कंठोप उपनिषद में। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, तो रुमिंदेई स्तंभ अभिलेख है उसमें यह साबित होता है। अगला कह रहा है कि शैलकीत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है दोस्तों, तो यह कन्हेरी महाराष्ट्र में मिलता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है दोस्तों, तो इसमें 135 वर्ष का अंतर है। एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह कथन है। यह कथन गुरु नानक जी का है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी दोस्तों, तो द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि यानी कि 11 मार्च जो 1784 में हुई थी उसके द्वारा हुई थी। अगला सवाल कर रहा है कि गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था दोस्तों, तो लॉर्ड डफरिन ने यह कहकर उपहास किया था। अगला सवाल कह रहा है कि किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था दोस्तों, तो 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। कह रहे कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता को दी गई थी दोस्तों, तो यह 6 वर्ष की जो कारावास दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। अगला सवाल कह रहा है कि काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का दोस्तों गठन हुआ था। आते हैं अगले सवाल। अगले सवाल कह रहा है कि सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत में बचा लिया, यह कथन है दोस्तों, तो यह कथन है इतिहासकार किन का कथन है। अगला सवाल कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे का बचाव पक्ष के वकील थे। इनके वकील थे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है 16 नंबर सवाल, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था दोस्तों, तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था। अगला सवाल कह रहा है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा दोस्तों, तो यह बना रहा दोस्तों सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि 1919 में जघन्य जालियांवाला जो बाग कांड के समय भारत का वायसराय था दोस्तों, तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड
वायसराय थे। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। दोस्तों तो चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था 1922 में, उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने ऐसी बात बोली थी। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। दोस्तों तो यह डॉक्टर मुंजे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि अपना त्याग पत्र देने के बाद केंद्रीय मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। दोस्तों तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति होते हैं। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 15 के 5 में इस तरह की व्यवस्था है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, यह किसने कहा था। दोस्तों तो यह कहा था केटी शाह ने। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। दोस्तों तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल कह रहा है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। दोस्तों तो जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के अनुच्छेद 233 में आया है। अगला सवाल कह रहा है कि निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंचर डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों तो 3 माह तक उनको बंदी बनाए रखा जा सकता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कर रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु एक मुख्य एजेंसी है। दोस्तों तो वित्त आयोग जो संस्था है दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। अगला सवाल कर रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल कर रहा है कि दल बदल विरोध अधिनियम लागू हुआ था। दोस्तों तो दल बदल जो विरोध अधिनियम है दोस्तों, यह 10वीं अनुसूची में है और यह 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। दोस्तों तो यह बोली गई है अनुच्छेद 350 के क में। आते हैं अगले सवाल पे। 31 नंबर सवाल पे आते हैं। 31 नंबर सवाल दोस्तों भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित है। एक बार इनके सवालों को दोस्तों देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल कर रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में हिंदू धर्म अनुयायी अल्पसंख्यक है। दोस्तों तो 8 राज्यों में, जैसे लक्षद्वीप में 2.5%, मिजोरम में 2.75%, नागालैंड में 8.75%, मेघालय में 11.53%, जम्मू कश्मीर में 28.44%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 31.39% एवं पंजाब में 38.40% में है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कर रहा है कि गोल्डी लॉक्स जोन है। दोस्तों तो गोल्डी लॉक्स जोन भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं हैं। अगला सवाल करेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। दोस्तों तो 105 गुने 10⁻6 किलोमीटर है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। दोस्तों उस समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। अगला सवाल कह रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका महादेश की मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला कह रहा है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। दोस्तों तो आयन मंडल इसके लिए उत्तरदायी है। आगे आते हैं अगले सवाल पे।
अगले सवाल है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। दोस्तों तो क्योंकि पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण के कारण साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अत्यधिक ठंडी होती है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है 38 नंबर सवाल कि ओरान जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों तो ओरान जनजाति आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला कह रहा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। अगला सवाल है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर कार्डमम पहाड़ियाँ है। अगला सवाल आपको पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित है। इनके सवालों को एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु कहलाता है। दोस्तों तो यह कहलाता है आपको संक्रमिका इकोटोन कहलाता है। अगला सवाल है कि उच्च जैविक वायुमंडलीय मांग यानी कि बीओडी क्या इंगित करता है। यह इंगित करता है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर इंगित करता है। अगला सवाल कह रहा है कि ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसके प्रावधान कब लागू हुए। तो इसके प्रावधान आपको 1988 में लागू हुए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस की सांद्रता पर विचार किया गया है। दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर विचार किया गया। अच्छा सवाल है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है। तो कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल कर रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। दोस्तों तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। अगला सवाल कर रहा है कि तैलीय पंख बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी को कहते हैं। दोस्तों इनको ऑयल जैपर बोलते हैं। तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी को ऑयल जैपर बोलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एजेंडा 21 जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना है संबंधित है। दोस्तों तो यह संबंधित है आपका सतत विकास से। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि एग मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था। दोस्तों तो यह लागू किया गया था आपको 1937 में लागू किया गया था। अगले सवाल कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। दोस्तों तो यह आपका जोधपुर में अवस्थित है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित है। आते हैं इसके सवालों को देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 9वां था। ये दोस्तों करंट का सवाल है, इसका करंट डाटा आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल कर रहा है कि उस बीमारी का अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या को एक साथ प्रभावित करे। दोस्तों तो इसे महामारी कहा जाता है। अगला सवाल कर रहा है कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र अवस्थित है। दोस्तों सुनामी चेतावनी केंद्र आपको हैदराबाद में अवस्थित है। अगला सवाल बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक चक्रवात आने का कारण है। दोस्तों तो इसका कारण है बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बना निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पे अत्यधिक चक्रवात आने के कारण बन जाता है। अगला सवाल कर रहा है कि पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ती गई है, क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आ गई है। नदी घाटियों की गहराई में कमी आने के कारण दोस्तों मैदानी भागों में बाढ़ की बारंबारता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कर रहा है कि भारतीय या अर्थव्यवस्था से संबंधित सवालों को दिया गया है। एक बार इनके सवालों को देख लेते हैं। कह रहा है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य है। दोस्तों यह 2025 तक भारत को टीबी से
मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट जिम्मेदार समाज की अवधारणा प्रस्तुत की गई। यह अवधारणा केंद्रित है महिलाएं एवं बच्चे, समाज कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन पर। अगला सवाल कह रहा है कि समग्र संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में भारत की रैंक थी, यह 60 थी। यह सब करेंट का सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि मौद्रिक गुणांक व्यक्त किया जाता है M3/MO के रूप में। अगला सवाल कह रहा है गोईपोरिया समिति 1991 संबंधित थी दोस्तों, तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। अगला सवाल कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है दोस्तों, तो भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSSO के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश बताया गया है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड को बताया गया था उस समय। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है दोस्तों, तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा गिव इट अप अभियान शुरू किया गया है दोस्तों, तो यह शुरू किया गया आपको LPG सब्सिडी के परित्याग हेतु। अगला सवाल क्या है कि पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन का संबंध है दोस्तों, तो पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन का संबंध शिक्षण और शिक्षकों से है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित है। अगला सवाल है कि एक आँख के होने के बजाय दो आँखों का होना अत्यधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि दो आँख होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीकता होती है तथा गहराई एवं दूरी का सूक्ष्म अनुमान होता है। अगला सवाल कर रहा है कि दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है एवं दोस्तों उल्टा होता है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है दोस्तों, तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों गर्म करने पर घटता है, जबकि उसकी चालकता बढ़ती है। अगला सवाल कर रहा है कि सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना उदाहरण है दोस्तों, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला सवाल का पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को जीवाणु मुक्त किया जाता है। इसमें दोस्तों दूध को जीवाणु से मुक्त किया जाता है। अगला सवाल कर रहा है कि जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है दोस्तों, तो एंजाइम जो है दोस्तों रासायनिक क्रिया को तेज कर देते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस रंग के प्रकाश को पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है दोस्तों, तो हरे रंग के अतिरिक्त हरे पत्ती सभी रंगों का अवशोषण कर लेते हैं। आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कर रहा है कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में दोस्तों उत्पन्न होंगे। अगला कह रहा है कि यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है दोस्तों, तो आँख के रोग को मोतियाबिंद कहा जाता है, यानी कि जब आँख का लेंस आपका अपारदर्शी हो जाए तो उसे दोस्तों मोतियाबिंद कहा जाता है। अगला कह रहा है कि सुनहरी चावल यानी कि गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में बदल जाता है। अच्छा सवाल था दोस्तों। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है, अगला सवाल आपको शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित है दोस्तों। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उसके लिए यह ज़रूरी है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे आते हैं आपका संप्रेषण एवं संचार से। यह कह रहा है कि जब एक संप्रेषित संदेश के परिणामी उद्भाषण में विलम्ब होता है तो इसे कहते हैं दोस्तों, तो इन्हें स्लीपर प्रभाव कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि विश्लेषण की एक इकाई को कंटेंट की श्रेणी में रखने को कहते हैं दोस्तों, तो इन्हें कोडिंग कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि लुई विर्थ तथा टॉलकॉट पार्सन्स जनसंचार को किस अवयव के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो इन्हें सामाजिक नियंत्रण के रूप में देखते हैं। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों बोल रहा है कि संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत
मध्यस्थता से तात्पर्य है दोस्तों। तो सोच विचारों तथा संदेशों को वाचिक एवं अवाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना दोस्तों। तो संचार प्रक्रिया की अंतर्गत मध्यस्थता का यह मतलब है। अगला सवाल कर रहा है कि अधिकृत व पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुरूप किस प्रकार का संचार होता है दोस्तों। तो औपचारिक संचार होता है। अगला सवाल कर रहा है कि संचार किसी भी प्रबंध के लिए हृदय के समान है, यह कथन है दोस्तों। तो यह वाइट का कथन है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि संप्रेषण में आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है दोस्तों। तो एकाग्रता को व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल करें कि संचार प्रक्रिया में कम नेटवर्क है दोस्तों। तो कम नेटवर्क आपका ऐसा खुला संचार जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों से सीधे संवाद या संचार स्थापित कर सकता है। अगला सवाल करें शिक्षा का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है दोस्तों। तो एजुटेनमेंट पर निर्भर होता है। अगला कार्य कि विकर्णीय संचार किस सिद्धांत का अनुकूल है दोस्तों। सोपान श्रृंखला सिद्धांत पर अनुकूल है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको खेल कूद से संबंधित है। इसके सवालों को भी देख लेते हैं। कह रहे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है दोस्तों। तो यह पहली भारतीय महिला एथलीट आपको दीपा मलिक है। कह रहा है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है दोस्तों। तो राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। अगला कह रहा है कि भारत में ओलंपिक में पुरुष हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों भारत ने ओलंपिक में पुरुष हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीते थे। अगला कह रहा है कि वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनले फीना है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि किस खेल के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फेडरेशन डीला लूटे यानी कि फीला संबंधित है दोस्तों। यह कुश्ती की है। अगला कह रहा है कि फुटबॉल में फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था आरंभ की गई दोस्तों। तो यह 1993 में से आरंभ किए गए थे। अगला का कह रहा है अगला सवाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में विजेता को दी जाने वाली राशि है दोस्तों। तो यह 25 लाख है। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल अर्जुन पुरस्कार विजेता को मिली राशि है दोस्तों। यह 15 लाख है। आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय है दोस्तों। तो एक के ही पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय अनिल कुंबले पाकिस्तान के विरुद्ध लिए थे। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल का है कि ड्रिबल बुकिंग थ्रो इन फ्लैग आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो ड्रिबल बुकिंग थ्रो इन फ्लैग आदि दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है। इस तरह के भी इस चैप्टर से भी लगभग 2 सवाल आ जाते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। इसका पहला सवाल कह रहा है कि सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विधि जिससे अनाधिकृत उपयोगकर्ता को सूचना तक पहुंचाने से रोका जा सकता है कहलाती है दोस्तों। तो यह कोड कहलाता है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि साइबर स्पेस से तात्पर्य है दोस्तों। तो साइबर स्पेस से हमारा तात्पर्य है कंप्यूटर के विश्व स्तरीय नेटवर्क का प्रचलित नाम है। अगला सवाल है कि मदरबोर्ड पर बना हुआ स्थान जहां उपकरण लगाकर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है कहलाती है दोस्तों। तो यह कहलाती है आपको एक्सपेंशन स्लॉट कहलाती है। अब देख लेते हैं इसका दोस्तों 109 नंबर सवाल दोस्तों। 109 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट के किसी शब्द या शब्द समूह को किसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने की व्यवस्था कहलाती है दोस्तों। तो यह कहलाती है आपका हाइपर टेक्स्ट कहलाती है। अगला सवाल कह रहा है कि किसी मूल सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी प्रति बनाना कहलाता है दोस्तों। यह पायरेसी कहलाता है। अगला सवाल कह रहा है कि हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है दोस्तों। तो हार्ड डिस्क की जो गति है दोस्तों RPM में मापी जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि जब कंप्यूटर को कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डिलीट की द्वारा ऑफ किया जाता है तो यह कहलाता है दोस्तों वार्म बूटिंग कहलाता है। ठीक है, वार्म बूटिंग। अगला सवाल कह रहा है कि ईमेल से प्राप्त संदेश दिखाई देते हैं दोस्तों। तो आपके ईमेल से जो संदेश दिखाई देते हैं उसको मेल बॉक्स के
मैसेज विंडो में दिखाई देते हैं। अगला सवाल करें कि कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मापा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार दोस्तों मॉनिटर के बीकन की लंबाई में मापा जाता है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि इंटरनेट के प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह कहलाता है दोस्तों, तो इन्हें नेटिकेट बोलते हैं। अगला सवाल आपको विविध से संबंधित है। विविध के सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई दोस्तों। तो शास्त्रीय है दोस्तों, इसका एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में इनको पेश किया गया। अगला कह रहा है कि बथुकम्मा फूलों का एक रंगीन तथा जीवंत त्यौहार है जो मनाया जाता है दोस्तों। तो यह बथुकम्मा दोस्तों आपका मनाया जाता है तेलंगाना में, जो फूलों का एक त्यौहार है। अगला कह रहा है कि यक्षगान राज्य का प्रचलित लोक कलाओं में प्रमुख है दोस्तों। तो यह आपका कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कला है। अगला सवाल आपको कह रहा है कि प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है दोस्तों। तो अम्बुबाची मेले का आयोजन दोस्तों गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेले का दोस्तों आयोजन होता है। अगला सवाल कर रहा है कि भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में की जाती है दोस्तों। तो यह की जाती है आपको केरल के गुरुवामूर में स्थित गुरुवामूर मंदिर में। अगला सवाल कर रहा है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है दोस्तों। तो कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र रचित है दोस्तों वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल आपको कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक थे दोस्तों। तो इसके लेखक दोस्तों चित्तरंजन दास थे। अगला सवाल कर रहा है कि इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो इसरो की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला सवाल कर रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला सवाल कर रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ दोस्तों। तो यह लागू हुआ था आपको सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस तरह से दोस्तों यह समाप्त हुआ दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।